मतलब हम सब जानते हैं कि वी आर रिजल्ट ऑफ नेचर। मतलब हम खुद रिजल्ट हैं उस नेचर का जो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। और एक ऐसा समय आया जिस समय में हम आकर के हम ये करने लगे, मतलब ये सोचने लगे, बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दैट वी आर द मास्टर ऑफ नेचर। और उसका हम नाम मतलब जनरली देते हैं कि दिस इज अ डेवलपमेंट। ठीक है, ये डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। वी ऑल नो दैट वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट नेचर फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। एक तरह का जो लेबर का कंसेप्ट होता है कि मतलब अगर मानव जीवन की हम बात करें तो बिना लेबर के आपकी कोई पहचान नहीं है। लेबर डजेंट मीन कि हम किसी के खेत में काम करें और इंडस्ट्री में काम करें। लेबर मीन्स दैट फॉर फीडिंग योर सेल्फ यू नीड टू वर्क अगेंस्ट नेचर, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लेबर, कि हमको लेबर श्रम करना ही पड़ता है। ठीक है, और जब तक श्रम, अब वो श्रम कब डेवलपमेंट डिस्कोर्स में बदला कि अगर हम श्रम करेंगे और उसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन भी शुरू हो जाता है कि भाई श्रम करने वाला और श्रम का फायदा उठाने वाला। तो अब जो सोसाइटी इस रूप में, यानी कि मतलब एक तरह से डेवलपमेंट भी चल रहा था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, और दूसरी तरफ नेचर का एक्सप्लॉइटेशन। विदाउट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर देयर इज नो डिस्कोर्स अबाउट द डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन। तो ये एक साथ सारा हो रहा। अब होने के साथ साथ उसमें इसी कंट्राडिक्शन पर डिस्कशन कर रहा था कि जो इंडिया है, तो इंडिया को अब माना जा रहा है कि जो अर्बन सेंटर्स है, दो सेंटर्स आर बिकमिंग हीट आइलैंड्स। हीट आइलैंड हो रहा है, और कुछ लोग इसको डिनाई कर रहे हैं। दे आर इवन इन मतलब वो डिनाइलिज्म के फेज में अभी भी हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइक डोनाल्ड जे ट्रम्प, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट इज अ होक्स काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें कह रहा है कि जो देहातों में हम पहले जो ये कच्चे मिट्टी का जो मकान बनाते थे, या छोटा सा वो बनाते थे, 2 फीट गहरा हम खोद देते थे, और उसमें उसको हम लोग देहात में मटकोठा बोलते थे, राइट। और उसमें जब आप सोइएगा तो वहाँ एसी भी फेल होता था। वो सारा कल्चर जो और प्रैक्टिसेज आपका है वो ख़त्म होते जा रहा है, और हम किधर बढ़ रहे हैं, एसी की तरफ बढ़ रहे हैं। एसी भी हम जानते हैं कि वो घर को अंदर जरूर वो कूल करता है, लेकिन बाहर वो कितना ज़्यादा जो है हीट वो करता है, निकालता है और वो करता है। तो इस कंट्राडिक्शन में वो सवाल जो ओपन एंडेड सवाल था वो ये था कि कैन इट बी टर्म्ड एज डेवलपमेंट, कि ये जो पूरा चल रहा है इसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे क्या, या डेफिनेशन मतलब डेवलपमेंट का यही होना चाहिए क्या कि एक तरफ हम पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। सो दैट आर्टिकल वाज शोइंग द कंट्राडिक्शन इन आवर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसेस। कि थ्योरी में हम खूब बात ये करेंगे कि अब जैसे 1972 में हुआ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ से हम लोग मानते हैं कि इस मूवमेंट की कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सारी चीज़ें शुरू हुई, और अभी तक 30th मतलब होने वाला है ब्राज़ील में। तो हम मानते हैं कि मतलब एक हम बड़ा वो बनाए। बट अल्टीमेटली जब उसका एनालिसिस हम करते हैं तो एक सवाल दिमाग में ये आता है कि हम पहुँचे कहाँ हैं। मतलब इन सारे प्रयासों के बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग में कमी किया है क्या, नेचर के डिस्ट्रक्शन में कमी किया है क्या, जो वाटर क्राइसिस है उसमें कुछ कमी आई है क्या, एयर पोल्यूशन में कमी आई है क्या। तो कमी कहाँ आई है, मतलब एक इंडिविजुअल सिटी को छोड़ दीजिए आप, या एक जगह को छोड़ दीजिए आप, लेकिन क्या ओवरऑल हम देखें तो जो ये क्राइसिस है इतने अटेम्प्ट के बाद उसमें कमी कहाँ आ रही है, आ भी रही है या नहीं आ रही है। तब एक फंडामेंटल सवाल हमारे सामने आता है कि क्या ये सारे प्रयास बेवजह किए जा रहे हैं। और सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल पावर की बात हम जब करते हैं तो वो तो एकदम इस पर उसको कोई चिंता इस बात की नहीं है। अब फिर वही हिस्टोरिकल सवाल सामने हमारे आ जाता है। जो हिस्टोरिकल सवाल हम ये कहते हैं कि जो डेवलप्ड है वो डेवलप्ड क्यों है और किसके कीमत पर है। वो फंडामेंटल सवाल फिर हमारे सामने क्रॉप अप करता है कि भाई डेवलप्ड वर्ल्ड कहता है कि नहीं, आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करो और उसी से डेवलपमेंट होगा।
और उनका डेवलपमेंट हमारे ही एक्सप्लॉइटेशन से हुआ है, और हमें आज वो कन्विंस कर रहे हैं कि यू नीड टू एक्सप्लॉइट योर ओन रिसोर्सेज एंड सप्लाई दोज रॉ मटेरियल्स टू द डेवलप्ड कंट्री। तो क्या ये सस्टेनेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट अपने आप में कुछ और कह रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे आप उत्तराखंड में देख रहे हैं क्या हो रहा है, इको टूरिज्म, डेवलपमेंटल टूरिज्म और इस तरह की चीज़ें। तो इवन वाटर क्राइसिस का मैं एग्जांपल लूँगा, मेरा वाटर पर वो है। अभी भी इंडिया में आप देखिए कि राइट टू क्लीन वाटर का कोई रिकॉग्निशन नहीं, ना तो किसी लॉ में, ना ही संविधान में। जुडिशियरी ने ये बात बहुत सारे जजमेंट में कहा कि राइट टू लाइफ शुड बी इंटरप्रेटेड इन डायनेमिक वे। उसने उसमें ऐड करते 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 बहुत सारे राइट को कर दिया। उसने कहा कि लाइफ का मतलब केवल एनिमल लाइफ नहीं है, और डिग्निफाइड लाइफ है, और डिग्निफाइड लाइफ होने के नाते बेसिक रिक्वायरमेंट हमको देनी ज़रूरी है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है भाई, राइट टू क्लीन वाटर फंडामेंटल राइट माना जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई इस पर आज भी इंस्टीट्यूट नहीं है कि राइट टू क्लीन वाटर आपका वो है। अब दूसरे सिनारियो में आप जाइए, एक तरफ कोर्ट ने कह दिया और दूसरी तरफ वाटर क्राइसिस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं वाटर क्राइसिस को मैनेज करने का, नल जल योजना, ये योजना, वो योजना, लेकिन असल में क्या परिस्थिति बन गई? दैट क्राइसिस हैज़ बीन कन्वर्टेड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द अपॉर्चुनिटी एंड नाउ दे आर एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो सीधे सीधे मतलब कंट्राडिक्शन आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि वाटर कंजर्व करना है, और उस कंजर्वेशन के नाम पे एक तरफ मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, ट्रिलियन में उसका इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। तो क्या सही मायने में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या? या राइट टू क्लीन वाटर केवल रिकॉग्नाइज हम कर लिए हैं, लेकिन उसका अगर हम रियलाइजेशन कहें तो हो ही नहीं रहा। ये सवाल जुडिशरी पर भी उठता है कि आपने रिकॉग्निशन तो थ्योरेटिकल लेवल पर कर दिया, and what about implementation, what about realization of those rights recognized by judiciary? तो अभी भी हमको लगता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके हम लोगों के लेवल पर अगर ये चीज़ होता है कि जैसे रवि भाई बोले, चाहे प्रिंस भाई बोले, चाहे आप लोग सब लोगों ने कहा कि छोटा छोटा अगर हम लोग इसमें प्रयास करें तभी कुछ बदलाव संभव हो पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोचते हैं एज ए सिटीजन्स की गवर्नमेंट करेगी और बड़े बड़े गवर्नमेंट इसके लिए वो करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को देखने के बाद यही पता चलता है कि दे आर इरिस्पॉन्सिबल। ये सब कोई जानता है क्लाइमेट क्राइसिस, लेकिन यूएसए का कोई इस पर वो नहीं है। अपने यहाँ आप उठा कर देख लीजिए ना, यमुना है यहीं बगल में, गंगा है आपके बगल के स्टेट्स में, क्या हाल है उनका। डिस्पाइट ऑल क्लेम्स एंड पॉलिसीज एंड मतलब बिलियन ट्रिलियन खर्च हो रहा है इस पर, लेकिन उसका नतीजा यही निकल रहा है। और आज भी मार्केट लॉजिक प्रिवेल कर रहा है, वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी आज भी है। तो इन्वायरमेंटलिज्म या क्लाइमेट पॉलिटिक्स कहाँ खड़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज भी इस पे कोई चुनाव नहीं लड़े जाते इस मुद्दे पर, और अगर नहीं लड़े जाते तो इसका मतलब कि सोसाइटी और पॉलिसी मेकर्स के लिए दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर इस पर कोई कैंडिडेट नहीं मैनिफेस्टो में अपना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो आप उठा के, ये भी एक रिसर्च का अपना सब्जेक्ट है कि भाई मैनिफेस्टो में आज भी ये शामिल नहीं, और नहीं शामिल है तो क्या सही मायने में समाज ये सोचता है और देश सोच रहा है कि ये सबसे बड़ी क्राइसिस है, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और एक नया मतलब जो हमको चीज़ मिला इस पढ़ने के दौरान, या जो आप लोग जैसे बोले, तो उस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या सही मायने में ये हम लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ क्राइसिस है क्या। एक वर्ड यूज़ किया जाता है एंथ्रोपोजेनिक, और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है कि हम ह्यूमन बींग जो हैं वही ये सब परेशानी क्रिएट किए हैं। क्या ये इतना मतलब सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या कि हम भी रिस्पॉन्सिबल है, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं? अब सवाल ये उठता है कि हम किधर इशारा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इसके लिए एक टर्म वो लोग ने डेवलप किया, कॉरपोरेट सिन। Anthropocene like corporate sin. This crisis has been produced by corporates. तो उस अब लेवल पे लोग सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत ब्लेम है कि सब हम लोगों ने किया। एक बताइए, एक गांव में रहने वाला अगर कोई बंदा है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन में, ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट क्राइसिस में। और यहाँ पे
इजीली एंथ्रोपोसिन के नाम पर कॉरपोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को हाइड कर दिया जाता है, सो दैट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड, और इजीली बच जाएंगे। तो इस लेवल पर भी आकर के सवाल पूछने की ज़रूरत है कि वेदर वी द पीपुल आर रिस्पॉन्सिबल और द सिलेक्टेड पीपुल ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमें लगता है कि हम लोग को बातचीत भी करने की ज़रूरत है और एक प्रैक्टिस डेवलप करने की ज़रूरत है जो वातावरण को बचाए, तभी हम शायद बच पाएंगे। यही हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया। वेरी नाइस, काफ़ी इंफॉर्मेटिव।